Now let's discuss about changes around us. आपने कभी नोटिस किया है हमारे आसपास हर वक्त कुछ न कुछ बदलता रहता है। ये चेंजेस कांस्टेंट है। सोचो, सबसे सिंपल एग्जांपल लें तो आइस का मेल्ट होकर पानी बन जाना, ये भी एक चेंज है। फिर कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो बड़े स्लो होते हैं, इतने स्लो कि पता ही नहीं चलता। जैसे सोचो, एक कच्चा आम, वो धीरे धीरे पकता है, राइट? हम उसे रोज देखते हैं पर फर्क पता नहीं चलता। और फिर एक दिन सरप्राइज, वो बिल्कुल मीठा और पका हुआ मिलता है। और फिर इन स्लो चेंजेस का बिल्कुल ऑपोजिट, कुछ चेंजेस होते हैं एकदम फास्ट और ड्रामेटिक। इसका बेस्ट एग्जांपल तो है पॉपकॉर्न। एक छोटा सा मक्के का दाना थोड़ी सी हीट मिलते ही पॉप करके इतना बड़ा बन जाता है। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स के बाद सवाल ये है कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ चेंज। साइंस की लैंग्वेज में चेंज इज एन एक्ट और प्रोसेस थ्रू विच समथिंग बिकम्स डिफरेंट। सिंपल भाषा में कहें तो अगर किसी भी चीज़ का साइज, शेप, स्मेल, टेम्परेचर या फिर कलर बदल जाए तो हम कहते हैं कि उसमें एक चेंज हुआ है। ओके, तो ये चेंजेस हो तो रहे हैं, पर हमें पता कैसे चलता है? हाउ डू वी नोटिस देम? वेल, इसका आंसर बहुत सिंपल है। हम यूज करते हैं अपने 5 सेंसेस का। फॉर एग्जाम्पल, हमारी साइट यानी हमारी आंखें हमें एक कली को फूल बनते हुए दिखाती हैं। जब किचन में कुछ अच्छा पक रहा होता है तो उसकी अरोमा को हम स्मेल करते हैं, राइट? आग के पास जाते हैं तो उसकी हीट को हम टच करके फील कर पाते हैं। वही पॉपकॉर्न वाला एग्जाम्पल, उसकी पॉप की आवाज को हम हेयर करते हैं। और जब दूध से दही बनता है तो उसका जो सावरनेस है उसे हम टेस्ट करके पहचानते हैं। लेकिन सोचो जरा, दुनिया में तो इतने सो मेनी टाइप्स के चेंजेस हो रहे हैं, तो साइंटिस्ट इन सबको एक साथ कैसे पढ़ते होंगे? हाउ डू दे मेक सेंस ऑफ ऑल ऑफ दिस सिस्टमैटिकली? वेल, इसका सोल्यूशन है एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक, ग्रुपिंग। बेसिकली साइंटिस्ट इन सभी चेंजेस को उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। और ऐसा करने से इट बिकम्स मच इजियर टू अंडरस्टैंड कि मैटर अलग अलग सिचुएशंस में कैसे बिहेव करेगा। तो चलिए ग्रुपिंग का सबसे पहला और सबसे सिंपल तरीका देखते हैं। यहां हम बस एक चीज पूछते हैं, कैन वी गो बैक? मतलब क्या चेंज को रिवर्स या अंडू किया जा सकता है? और इसी सिंपल क्वेश्चन के बेसिस पर 2 कैटेगरीज बनती हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ही क्लियर है और हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अ रिवर्सिबल चेंज इज अ चेंज दैट कैन बी अनडन और रिवर्स्ड टू गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस। मतलब आप ओरिजिनल चीज वापस ला सकते हो। इसके अपोजिट, एन इरिवर्सिबल चेंज इज अ चेंज दैट कैन नॉट बी अनडन। एक बार हो गया तो हो गया, यू कांट गो बैक। चलो, रिवर्सिबल चेंजेस के कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आपने एक पेपर को फोल्ड किया, आप उसे वापस अनफोल्ड कर सकते हो, राइट? या फिर आटे की लोई से आपने चपाती रोल की, अगर शेप ठीक ना बने तो आप उसे वापस लोई बना सकते हो। आइस का मेल्ट होकर वाटर बनना या वाटर का फ्रीज होकर आइस बनना, ये तो क्लासिक एग्जाम्पल है। और हाँ, गीले कपड़ों का सूखना, उसमें से पानी इवेपोरेट हो जाता है बट कपड़ा वही रहता है। अब बात करते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस की। यहाँ हम वापस नहीं जा सकते। सोचो, अगर आपने कॉर्न से पॉपकॉर्न बना लिया, क्या आप उसे वापस कॉर्न बना सकते हो? नो वे। एक बार सब्जी कुक हो गई तो आप उससे कच्चा नहीं कर सकते। एक पका हुआ बनाना वापस कच्चा नहीं हो सकता। और अगर आपने लकड़ी जला दी और वो राख बन गई तो उस ऐश से आप लकड़ी तो वापस नहीं ला सकते। ओके, तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल तो एक तरीका हो गया। अब आते हैं क्लासिफिकेशन के एक और थोड़े और साइंटिफिक तरीके पर। इस बार हमारा क्वेश्चन है, इज समथिंग न्यू बीइंग फॉर्म्ड? यानी क्या चेंज होने पर कोई बिल्कुल नई चीज बन रही है? और इस बेसिस पर 2 कैटेगरीज आती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, इसको ध्यान से समझना। इन अ फिजिकल चेंज सिर्फ सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे साइज, शेप या स्टेट चेंज होती हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। जैसे पानी जब आइस बनता है या स्टीम बनता है, रहता तो H2O ही है, राइट? लेकिन एक केमिकल चेंज में एक बिल्कुल नया सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले से कंप्लीटली डिफरेंट होती हैं। और हाँ, अ केमिकल चेंज इज यूजुअली इरिवर्सिबल। फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल्स हम रोज देखते हैं। जब आप वेजिटेबल्स को चॉप करते हो तो आप सिर्फ उनका साइज बदल रहे हो। आलू तो आलू ही रहता है, राइट? पेपर को पीसेस में काटना, पेपर अभी भी पेपर ही है। वाटर को बॉयल करके स्टीम बनाना या आइस का मेल्ट होना, इन सभी केसेस में सब्सटेंस चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ उसका फॉर्म या स्टेट चेंज हो रहा है। अब देखिए केमिकल चेंजेस, जहां कहानी बिल्कुल अलग है। जब कोई फ्रूट पकता है, जैसे केला, तो उसके अंदर नए केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं जिससे उसका टेस्ट, स्मेल और कलर बदल जाता है।
जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में फूड का डाइजेशन होता है, मतलब फूड नए सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेकडाउन होता है। एक कैंडल का जलना, यहाँ वैक्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाता है। और सबसे कॉमन एग्जाम्पल, दूध से दही बनना। दही एक बिल्कुल नया सब्सटेंस है। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, फिजिकल, केमिकल, ये सब सिर्फ एग्जाम के कॉन्सेप्ट्स नहीं है। ये चीजें एक्चुअली नेचर में और हमारी अपनी बॉडी के अंदर हर सेकंड हो रही हैं। चलिए इसकी बिगर पिक्चर को समझते हैं। एक प्लांट की लाइफ साइकिल को ही ले लीजिए। एक छोटा सा सीड है, उससे स्प्राउट निकलता है, फिर वो एक पूरा प्लांट बनता है, उस पर फ्लावर आते हैं और आखिर में उससे फ्रूट बनता है। ये पूरी जर्नी एक के बाद एक होने वाले इररिवर्सिबल केमिकल और फिजिकल चेंजेस की एक फैंटास्टिक सीरीज है, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ। और नेचर में फिजिकल चेंजेस का एक जायंट एग्जाम्पल क्या है? द वाटर साइकिल। सबसे पहले लेक्स और रिवर्स से वाटर इवेपोरेशन के थ्रू वेपर बनता है, फिर ये वेपर ऊपर जाके कूल डाउन होता है और कॉन्डेंसेशन से क्लाउड्स बनाता है, और आखिर में प्रेसिपिटेशन यानी रेन के फॉर्म में वही पानी वापस आ जाता है। पूरे प्रोसेस में सब्सटेंस H2O ही रहा, बस उसकी स्टेट बदलती रही। दैट्स अ ह्यूज सीरीज ऑफ फिजिकल चेंजेस। और ये सब से बाहर नहीं हो रहा, हमारी अपनी बॉडी के अंदर भी कांस्टेंट चेंजेस चल रहे हैं। हमारा ग्रोथ यानी हमारा लंबा होना, चोट लगने पर वूंड का हील होना, और ऑफ कोर्स फूड का डाइजेशन, ये सभी बहुत कॉम्प्लेक्स केमिकल चेंजेस हैं जो लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। तो फाइनल क्वेश्चन, हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस? वेल, आसान है। जब हम इन चेंजेस को समझते हैं तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि डिफरेंट मटेरियल्स अलग अलग कंडीशंस में कैसे बिहेव करेंगे, और इसी नॉलेज को यूज करके साइंस और इंडस्ट्री में हम इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस को कंट्रोल कर पाते हैं और नई नई चीजें बना पाते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं फिजिकल चेंज के बारे में। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, फिजिकल चेंज की ये जो डेफिनेशन है ना, ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम परफेक्ट है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको हमेशा दिमाग में रखनी है, वो है ये फ्रेज, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि चीज का बस अपीयरेंस, उसका साइज या शेप बदल जाता है, लेकिन जो सब्सटेंस है वो वहीं का वही रहता है। उसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसमें जरा सा भी, बिल्कुल भी चेंज नहीं आता। चलिए इसका सबसे कॉमन, सबसे इजी एग्जाम्पल देखते हैं, पानी। आप यहाँ स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। जब ये आइस क्यूब यानी सॉलिड वाटर मेल्ट होकर पानी यानी लिक्विड बन जाता है, या फिर यही पानी बॉयल होकर स्टीम यानी गैस बन जाता है, तो ये एक परफेक्ट क्लासिक एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का। और ऐसा क्यों है? सिंपल, क्योंकि चाहे वो सॉलिड आइस हो, लिक्विड वाटर हो या फिर गैस यानी स्टीम हो, तीनों ही फॉर्म्स में सब्सटेंस तो अल्टीमेटली वाटर ही है, राइट? H2O, कुछ नया नहीं बना। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये पेपर, जब हम एक पेपर को फोल्ड करके एक पेपर एयरप्लेन बना देते हैं, तो सोच के बताइए हमने क्या बदला? सिर्फ उसका शेप, राइट? द मटेरियल वो तो अभी भी पेपर ही है, कोई नई चीज तो नहीं बनी ना। इसीलिए फोल्डिंग पेपर भी एक फिजिकल चेंज ही है। बिल्कुल सेम चीज यहाँ भी अप्लाई होती है बलून के साथ। जब आप एक बलून को इन्फ्लेट करते हैं, उसमें हवा भरते हैं, तो नेचुरली उसका साइज और शेप दोनों चेंज हो जाते हैं। लेकिन सोचिए, बलून जिस रबर का बना है, क्या वो बदला? नहीं, वो तो अभी भी रबर ही है। इसलिए बलून को इन्फ्लेट करना भी एक फिजिकल चेंज का ही तो एग्जाम्पल हुआ। अच्छा, एक और एग्जाम्पल सोचिए, चॉक का। अगर आप एक चॉक स्टिक को क्रश करके उसका बिल्कुल फाइन पाउडर बना देते हैं, तो बेसिकली आपने क्या किया? आपने सिर्फ उसकी फॉर्म चेंज कर दी। एक बड़े पीस से वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल गया, पर हर एक छोटा सा पार्टिकल अभी भी चॉक ही है, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। तो आप पैटर्न समझ रहे हैं ना? द मेन पॉइंट इज द सब्सटेंस ऑलवेज स्टेज द सेम। ओके, अब एक ऐसी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो एग्जाम्स में मार्क्स स्कोर करने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है, और वो प्रॉपर्टी है रिवर्सिबिलिटी। अब देखिए, जनरली यानी ज्यादातर केसेस में फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि आप चेंज को ईजिली अंडू कर सकते हैं, मतलब उसको वापस उसकी ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, और ये एक ऐसी जगह है जहाँ स्टूडेंट्स बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स सोचते हैं कि सारे के सारे फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेफ्ट साइड पे देखिए, आइस का मेल्ट होकर वाटर बनना, ये एक रिवर्सिबल फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि आप वाटर को वापस फ्रीज करके आइस बना सकते हैं, सिंपल। बट अब राइट साइड पे देखिए, अगर आप एक बड़े से लकड़ी के लॉग को काटकर उसके छोटे छोटे वुड चिप्स बना देते हैं,
ये है तो फिजिकल चेंज ही, क्योंकि मटेरियल तो अभी भी वुड है। लेकिन क्या आप उन चिप्स को जोड़कर वापस वैसा ही बड़ा सा लॉग बना सकते हैं? नहीं ना। दैट्स वाई ये एक इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज है। तो ये डिफरेंस याद रखना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि मॉलिक्यूलर लेवल पर, बिल्कुल अंदर पार्टिकल लेवल पर ऐसा क्या हो रहा है? चलिए देखते हैं। ये डायग्राम इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा। यहाँ सॉलिड स्टेट में देखिए, जो H2O के पार्टिकल्स हैं वो कितने टाइटली पैक्ड हैं, एक ऑर्डर में है। अब लिक्विड स्टेट में देखिए, पार्टिकल्स थोड़े दूर हो गए, थोड़े डिसऑर्डर्ड हो गए। और अब गैस स्टेट में, यहाँ तो पार्टिकल्स बहुत बहुत दूर हैं और बिल्कुल रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो आपने नोटिस किया, द पार्टिकल इटसेल्फ, जो H2O मॉलिक्यूल है, वो तीनों स्टेट्स में सेम है, वो नहीं बदला। चेंज क्या हुआ है? सिर्फ उनके बीच का अरेंजमेंट एंड डिस्टेंस, बस इतना ही। और यही कोर साइंटिफिक रीजन है कि ये एक फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं। अच्छा, एक और पॉइंट है जिसे हमें समझना है, और वो है एनर्जी का रोल। देखिए, अक्सर फिजिकल चेंजेस अपने आप नहीं होते, उन्हें होने के लिए किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। फॉर इंस्टेंस, आइस को मेल्ट करने के लिए आपको हीट एनर्जी देनी पड़ती है, राइट? और पेपर को फोल्ड करने के लिए या चॉक को क्रश करने के लिए आपको मैकेनिकल एनर्जी, यानी अपना फिजिकल फोर्स यूज करना पड़ता है। तो चलिए, अब तक जो भी हमने सीखा उसको इस टेबल से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो फिजिकल चेंज की मेन प्रॉपर्टीज क्या हैं? पॉइंट नंबर 1, नो न्यू सब्सटेंस, यानी कोई भी नई चीज नहीं बनती। पॉइंट नंबर 2, केमिकल कॉम्पोजिशन, ये हमेशा हमेशा एग्जैक्टली द सेम रहती है। पॉइंट नंबर 3, रिवर्सिबिलिटी, जनरली रिवर्सिबल, लेकिन हमेशा याद रखिए ये इरिवर्सिबल भी हो सकता है। एंड फाइनली पॉइंट नंबर 4, पार्टिकल लेवल पर क्या होता है? सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स चेंज होता है, पार्टिकल खुद नहीं। ये जो हाइलाइटेड कीवर्ड्स है ना, इन्हें अपने एग्जाम आंसर्स में जरूर यूज करना। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कोरिंग मार्क्स। लेकिन हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं? इसकी रियल वर्ल्ड में क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, और इसका एक सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है रिसाइकलिंग। आप इन इमेजेस में देखिए, जब स्क्रैप मेटल को मेल्ट किया जाता है या फिर यूज्ड पेपर को रीपल्प करके नए पेपर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ये सब क्या है? ये सब लार्ज स्केल फिजिकल चेंजेस ही तो हैं। और इसका फायदा? इससे हम अपने प्रेशियस नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करते हैं, बचाते हैं। क्यों? क्योंकि मटेरियल की केमिकल नेचर चेंज नहीं होती, इसलिए हम उसे बार बार अगेन एंड अगेन रीयूज कर सकते हैं। सो फाइनली, अगर इस पूरे डिस्कशन को हमें एक सिंगल पावरफुल लाइन में समराइज करना हो तो वो ये है, फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन फॉर्म, नॉट इन सब्सटेंस। यानी सिर्फ रूप बदलता है, सब्सटेंस वही रहता है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं केमिकल चेंज के बारे में। ये केमिकल चेंज आखिर है क्या चीज? देखो, बहुत सिंपल है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है और उसमें एक या एक से ज्यादा बिल्कुल न्यू सब्सटेंसेस बन जाते हैं, बस उसी को हम केमिकल चेंज कहते हैं। होता क्या है ना, इस प्रोसेस में एटम्स के जो पुराने बॉन्ड्स हैं वो टूट जाते हैं और फिर से नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। इससे जो नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, मतलब उनके गुण, पहले वाले सब्सटेंस से एकदम अलग, यानी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने के लिए, अ कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो ओरिजिनल सब्सटेंस था, उसकी अपनी पहचान, उसकी आइडेंटिटी पूरी तरह से खत्म हो जाती है और आप उसको आसानी से वापस नहीं ला सकते। सोचो जरा, जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है, आपने एक कागज जलाया, वो क्या बन गया? राख, यानी ऐश। अब क्या आप उस ऐश से वापस वही कागज बना सकते हो? बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एटम्स जो हैं वो बस रीअरेंज हो जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपके पास लेगो ब्लॉक्स है। पहले आपने उनसे कार बनाई, फिर आपने उस कार को तोड़ा और उन्हीं ब्लॉक से एक घर बना दिया। देखो, ब्लॉक्स तो वही हैं, पर जो चीज़ बनी है वो बिल्कुल नहीं है, राइट? एग्जैक्टली, इसीलिए हम कहते हैं कि ये प्रोसेस परमानेंट और इम्पॉर्टेंटली इरिवर्सिबल होता है। ओके, तो अब सवाल ये उठता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल चेंज हुआ भी है या नहीं? ऐसे ही देखकर कैसे बोल सकते हैं? इसके कुछ साइंस होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स जिन्हें हम अपने आसपास आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हीं साइंस को देखते हैं। सबसे पहला और सबसे आम इंडिकेटर है चेंज इन कलर। हाँ, रंग का बदलना। जब भी आप देखते हो कि किसी चीज का कलर चेंज हो रहा है, तो बहुत हाई चांस है कि वहाँ केमिकल चेंज हो रहा है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जैसे पतझड़ में, ऑटम सीजन में पत्तियों का रंग हरा से पीला या लाल हो जाता है। या सोचो, जब कोई कच्चा फल जैसे आम पकता है तो उसका रंग बदल जाता है ना? ये सब केमिकल चेंजेस की वजह से होता है। नेक्स्ट अब दूसरा बड़ा साइन है
इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, मतलब गैस का निकलना। अगर किसी रिएक्शन में आपको बबल्स बनते हुए दिख रहे हैं या फिर वो फिजिंग साउंड आ रही है, जैसे जब आप पेट खराब होने पर पानी में कोई एंटासिड टैबलेट डालते हो तो वो जो बबल्स निकलते हैं वो क्या है? वो एक गैस है जो प्रोड्यूस हो रही है। और ये एक बहुत ही पक्का, एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि वहाँ एक केमिकल रिएक्शन चल रहा है। और हमारा तीसरा इंडिकेटर है चेंज इन टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर का बदलना। कई केमिकल चेंजेस में एनर्जी रिलीज होती है, हीट या लाइट के फॉर्म में। सबसे आसान एग्जाम्पल, लकड़ी का जलना। जब लकड़ी जलती है तो हमें गर्मी भी मिलती है और रोशनी भी, राइट? लेकिन हमेशा गर्मी निकलती नहीं है। कभी कभी रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब भी करता है, जिससे आसपास की जगह ठंडी हो जाती है। तो चाहे चीज गर्म हो या ठंडी, अगर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो वो एक केमिकल चेंज का साइन हो सकता है। चलिए अब एक बिल्कुल क्लासिक एक्सपेरिमेंट देखते हैं जो आपको स्कूल लैब्स में भी करवाया जाता है। इससे केमिकल चेंज का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, इस सेटअप में हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर है क्लियर लाइम वाटर। लाइम वाटर का केमिकल नेम क्या है? वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हम क्या करने वाले हैं? हम इसमें एक छोटी सी ट्यूब से अपनी सांस छोड़ेंगे, यानी अपनी एक्सहेल्ड एयर को पास करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारी एक्सहेल्ड एयर में होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और अब देखिए आगे क्या होता है। जादू! जैसे ही हमारी कार्बन डाइऑक्साइड उस क्लियर लाइम वाटर से रिएक्ट करती है, वो सॉल्यूशन दूधिया यानी मिल्की वाइट हो जाता है। अब ये क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस रिएक्शन से एक बिल्कुल नया सब्सटेंस बन गया। ये जो सफ़ेद चीज़ बनी है ना, जो पानी को मिल्की बना रही है, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ये पानी में इनसॉल्युबल है, मतलब पानी में ठीक से घुलता नहीं है, और इसीलिए हमें वो पूरा सॉल्यूशन मिल्की दिखता है। देखा, एक नया सब्सटेंस बना, मतलब ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का। तो चलिए अब इस रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन को ध्यान से समझते हैं। स्क्रीन पर देखिए, एरो के लेफ्ट साइड पर जो चीजें हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। पहला है CO2, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके साइड में जो G लिखा है उसका मतलब है कि ये गैस स्टेट में है। फिर है प्लस CaOH ट्वाइस, ये है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर। इसके साइड में AQ का मतलब है एक्विस, यानी पानी में घुला हुआ सॉल्यूशन। अब देखिए एरो के राइट साइड, यहाँ है प्रोडक्ट्स, जो नई चीजें बनी। पहला है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। इसके साथ S लिखा है, जिसका मतलब है ये सॉलिड है। यही वो वाइट सॉलिड है जिसके कारण सॉल्यूशन मिल्की हुआ। और साथ में क्या बना? H2O यानी वाटर, जो कि L यानी लिक्विड स्टेट में है। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, ये रिएक्शन जो हमने अभी देखा, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है। साइंस लैब्स में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट करने का एक स्टैंडर्ड मेथड है। मतलब अगर आपके पास कोई अननोन गैस है और आपको पता करना है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं, तो बस उसको लाइम वाटर से पास कर दो। अगर लाइम वाटर मिल्की हो गया तो ये पक्का हो जाता है, इट्स अ डेफिनेटिव प्रूफ कि वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है। आप देखिए, ये स्लाइड आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं। इसको अच्छे से समझ लो। सबसे पहला पॉइंट, केमिकल चेंज हमेशा परमानेंट एंड इरिवर्सिबल होता है, मतलब एक बार हो गया तो हो गया। जबकि फिजिकल चेंज टेम्पररी और रिवर्सिबल होता है, जैसे पानी से बर्फ और बर्फ से वापस पानी। दूसरा पॉइंट, केमिकल चेंज में हमेशा एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, लेकिन फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। और तीसरा, केमिकल चेंज में सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज पूरी तरह बदल जाती हैं, पर फिजिकल चेंज में सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट जैसे सॉलिड, लिक्विड या गैस चेंज होती है। ये टेबल जरूर याद कर लेना। आपको शायद लग रहा होगा कि ये केमिकल चेंजेस सिर्फ साइंस लैब्स या टेक्स्ट बुक में ही होते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में हमारी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर चीजें इन्हीं केमिकल चेंजेस की देन है। सोचो, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जैसे सीमेंट का बनना, कांच यानी ग्लास मेकिंग, और यहाँ तक कि जो लाइफ सेविंग मेडिसिन हम यूज करते हैं, इन सभी चीजों को बनाने के पीछे कंट्रोल्ड केमिकल रिएक्शंस ही होते हैं। इनके बिना ये सब बनना पॉसिबल ही नहीं है। और इसका स्केल सोचिए, ये कॉन्सेप्ट कितना फंडामेंटल है। हमारी अपनी बॉडी के अंदर जो खाना हम खाते हैं उसका डाइजेशन एक केमिकल चेंज है। पेड़ पौधों का धूप से खाना बनाना यानी फोटोसिंथेसिस, वो भी एक केमिकल चेंज है। और तो और एक रॉकेट का लॉन्च होना जिसमें इतनी पावर लगती है, वो भी एक पावरफुल केमिकल चेंज का ही नतीजा है। तो आसान शब्दों में, हमारी बॉडी के छोटे से छोटे सेल से लेकर आसमान में उड़ते रॉकेट तक हमारी पूरी दुनिया
केमिकल चेंजेस पर ही चलती है। अब चलो डिस्कस करते हैं एक बहुत ही कॉमन किचन रिएक्शन के बारे में। आई एम श्योर आप सब ने कभी ना कभी विनेगर या लेमन जूस को बेकिंग सोडा के साथ मिक्स तो किया ही होगा, है ना? और एकदम से तेजी से बबल्स बनते देखे होंगे। देखो, जैसे ही हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स करते हैं, हमें एक हिस या फिजिंग जैसी साउंड सुनाई देती है और बहुत सारे बबल्स निकलते हैं। पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक गैस बहुत बहुत तेजी से रिलीज हो रही है। तो ठीक है, गैस निकल रही है, बट सवाल ये है कि ये जो इनविजिबल गैस है, ये आखिर है क्या? Now what's really cool इसकी साइंस में हमारे पास इसे पहचानने का, इसे आइडेंटिफाई करने का एक बहुत ही स्पेसिफिक टेस्ट है। इस गैस को आइडेंटिफाई करने के लिए साइंस में एक स्टैंडर्ड केमिकल टेस्ट यूज होता है। हम इस गैस को फ्रेश लाइम वाटर से पास करते हैं। बाय द वे, लाइम वाटर का केमिकल नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। और जैसे ही गैस इससे पास होती है, अगर ये लाइम वाटर मिल्की यानी कि दूध जैसा क्लाउडी हो जाता है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि गैस और कोई नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो इस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CO2। ये गैस तब बनती है जब एक एसिड जैसे कि विनेगर या लेमन जूस एक कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करता है। और यहाँ पर सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि एक बिल्कुल न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। और साइंस में जब भी कोई नया सब्सटेंस बनता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल चेंज। एक बात हमेशा याद रखना, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी केमिकल चेंज डिफाइन करने को आए, तो ये पॉइंट जरूर लिखना कि इसमें वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, और गैस का बनना इसका एक परफेक्ट इंडिकेटर है, एक सॉलिड प्रूफ है कि केमिकल चेंज हुआ है। ओके, सो जिन चीज़ों से रिएक्शन स्टार्ट होता है उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। इस रिएक्शन में हमारे रिएक्टेंट्स हैं विनेगर, जिसका साइंटिफिक नाम है एसिटिक एसिड, और दूसरा है बेकिंग सोडा, जिसका साइंटिफिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये दोनों साइंटिफिक नेम्स आपको एग्जाम्स के लिए बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं। ये पूरा रिएक्शन केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, एरो के लेफ्ट साइड पर है रिएक्टेंट्स, यानी एसिटिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो एरो के राइट साइड वाले प्रोडक्ट्स बनते हैं। प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं? सोडियम एसिटेट, वाटर, और वही गैस जिसे हमने आइडेंटिफाई किया, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ जो सोडियम एसिटेट है वो एक टाइप का सॉल्ट है, जिसे कभी कभी फूड प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज करते हैं। तो ठीक है, हमने साइंस समझ ली, रिएक्शन देख लिया, बट इसका हमारी डेली लाइफ में क्या काम? सो व्हाई डज दिस मैटर? वेल, आपको जानकर शायद सरप्राइज हो कि ये सेम टू सेम रिएक्शन हमारे किचन में ऑलमोस्ट हर रोज इस्तेमाल होता है। इसका सबसे कॉमन एप्लीकेशन है बेकिंग में। जब भी केक, इडली या ढोकला के बैटर में बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डाला जाता है, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये गैस के छोटे छोटे बबल्स बैटर में ट्रैप हो जाते हैं और उसे राइज करने में यानी फुलाने में हेल्प करते हैं, और इसी वजह से आपका केक इतना लाइट, सॉफ्ट और स्पंजी बनता है। अगर ये रिएक्शन ना हो तो सोचो केक कैसा होगा? बिल्कुल फ्लैट, डेंस और हार्ड। तो देखा आपने, एक सिंपल सा किचन एक्सपेरिमेंट जो एक केमिकल चेंज का परफेक्ट एग्जाम्पल है, उसके कितने इंटरेस्टिंग और यूजफुल एप्लीकेशंस हैं। यही CO2 गैस आपकी कोल्ड ड्रिंक्स में फिज लाती है और कुछ फायर एक्सटिंग्विशर्स में आग बुझाने के काम भी आती है। ये रिएक्शन इंट्रैप्ड गैस बबल्स से केक्स को फ्लफी बनाने से लेकर इस तरह बलून्स को इन्फ्लेट करने तक हर जगह काम आता है। इट्स लाइक मैजिक, राइट? किचन केमिस्ट्री से रियल वर्ल्ड मैजिक। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में। देखो, हम सब जानते हैं कि लोहा यानी आयरन कितना स्ट्रॉन्ग और यूजफुल मटेरियल है। हम इसे हर जगह यूज करते हैं, घरों में, गाड़ियों में, बड़े बड़े ब्रिजेस में। लेकिन आप जानते हैं, हर स्ट्रॉन्ग चीज की कोई ना कोई वीकनेस होती है, और आयरन का भी एक ऐसा ही एक हिडन एनिमी है जो उसे धीरे धीरे बिल्कुल चुपके से अंदर से खोखला कर देता है। और ये एनिमी आपने जरूर देखा होगा अपने घर के पुराने गेट पर, दीवार में लगी कीलों पर, या पापा के ओल्ड टूल्स पर। ये जो लाल भूरे रंग का पपड़ी जैसा सब्सटेंस होता है ना, यही है लोहे का सबसे बड़ा दुश्मन। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये दुश्मन, जिसे हम रस्ट कहते हैं, आखिर है क्या, और ये हमारे मजबूत आयरन पर अटैक कैसे करता है। यहाँ स्क्रीन पर देखिए, आपको एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। एक तरफ है ओरिजिनल नया आयरन, कितना शाइनी, स्ट्रॉन्ग और स्मूथ है, और दूसरी तरफ है रस्टेड आयरन, जो बिल्कुल डल हो गया है, ब्रिटल यानी हाथ लगाने से ही टूट जाए, और फ्लेकी मतलब उसकी परतें निकल रही हैं।
आप देख सकते हैं कि इसकी सारी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज पूरी तरह से बदल चुकी हैं। इस पूरे प्रोसेस का एक स्पेशल साइंटिफिक नाम है रस्टिंग, और ये एक स्लो केमिकल प्रोसेस है। इसमें होता क्या है, आयरन हवा में जो ऑक्सीजन और वाटर वेपर मौजूद होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके एक नया रेडिश ब्राउन सब्सटेंस बनाता है जिसे हम रस्ट करते हैं। ये डेफिनेशन एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ऐसे ही वर्ड फॉर वर्ड याद करना है। लेकिन एक मिनट, इसे केमिकल चेंज ही क्यों कहते हैं, फिजिकल चेंज क्यों नहीं? दिमाग में आ सकता है ना कि लोहा तो लोहा ही है, बस उसका रंग ही तो बदला है, राइट? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे केमिकल चेंज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ एक बिल्कुल नया केमिकल सब्सटेंस बन रहा है। देखो, केमिकल चेंज का मतलब ही यही होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज ओरिजिनल सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। तो याद रखिए, रस्ट सिर्फ रंग बदला हुआ आयरन नहीं है, वो एक कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस है। तो चलिए अब इसके पीछे की साइंस को आराम से समझते हैं कि ये नया सब्सटेंस यानी रस्ट आखिर बनता कैसे है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है। ये पूरा प्रोसेस कुछ स्टेप्स में होता है। सबसे पहले आयरन, जिसका केमिकल सिंबल है Fe, एनवायरनमेंट में एक्सपोज होता है, यानी खुली हवा में रखा जाता है। फिर हवा से ऑक्सीजन O2 और वाटर H2O उसके कांटेक्ट में आते हैं। यहाँ एक बात नोट करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर एग्जाम्स में मार्क्स लूज करते हैं। रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर दोनों का होना कंपलसरी है। सिर्फ ड्राई ऑक्सीजन या सिर्फ प्योर वाटर से रस्ट नहीं लगेगा। जब ये तीनों मिलते हैं तो इनके बीच एक केमिकल रिएक्शन होता है, और इस रिएक्शन के रिजल्ट में एक बिल्कुल नया सब्सटेंस बनता है, रस्ट। और रस्ट का जो साइंटिफिक नाम है वो है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। चलो इस नाम को ब्रेक करके समझते हैं। आयरन ऑक्साइड का मतलब है आयरन और ऑक्सीजन का कंपाउंड, और हाइड्रेटेड वर्ड का मतलब है कि इसके केमिकल स्ट्रक्चर में वाटर के मॉलिक्यूल्स भी जुड़े हुए हैं। सिंपल है ना? अब ये जो केमिकल चेंज है ये सिर्फ हमारी साइंस की किताबों तक लिमिटेड नहीं है। रियल वर्ल्ड में इसके बहुत सीरियस और एक्सपेंसिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इसका असर बहुत बड़ा है। रस्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसका रेडिश ब्राउन कलर नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये आयरन को वीक एंड ब्रिटल बना देता है। हम लोहे को उसकी स्ट्रेंथ के लिए यूज करते हैं, है ना? और रस्ट उसकी उसी ओरिजिनल स्ट्रेंथ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसका नतीजा सोच के देखिए, हर साल पूरी दुनिया में देशों को बिलियंस ऑफ रुपीस का इकोनॉमिक लॉस होता है, क्योंकि जो भी बड़े बड़े आयरन स्ट्रक्चर्स जैसे ब्रिजेस या बिल्डिंग्स रस्ट हो जाते हैं, उन्हें या तो आगे जाकर रिपेयर करना पड़ता है या पूरा का पूरा रिप्लेस करना पड़ता है, और इसमें बेइंतहा पैसा खर्च होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स पर रस्ट का खतरा हमेशा ज्यादा बना रहता है, जैसे कि शिप्स जो 24/7 पानी के कांटेक्ट में रहती हैं, ब्रिजेस जो लगातार बारिश और हवा की नमी यानी ह्यूमिडिटी को फेस करते हैं, या फिर पाइपलाइंस जो अक्सर जमीन के नीचे मॉइस्ट सॉइल में दबी रहती हैं। ये सब हाई रिस्क एरियाज हैं जहां रस्ट का अटैक सबसे पहले होता है। तो अब जब हमें प्रॉब्लम भी पता है और उसके कॉजेज भी पता है तो इसका सल्यूशन ढूंढना आसान हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि हम अपने कीमती आयरन को इस दुश्मन से आखिर प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। रस्टिंग को प्रिवेंट करने का जो सबसे बेसिक प्रिंसिपल है वो बहुत सिंपल है। हमें बस आयरन और मॉइस्ट एयर यानी नमी वाली हवा के बीच एक बैरियर खड़ा करना है, एक दीवार बना देनी है। सोचो, अगर आयरन तक ऑक्सीजन और वाटर पहुंचेंगे ही नहीं तो रस्टिंग का केमिकल रिएक्शन शुरू ही नहीं हो पाएगा। ये बिल्कुल आयरन को एक प्रोटेक्टिव शील्ड पहनाने जैसा है। इसके लिए दो सबसे कॉमन मेथड्स हैं। पहला है पेंटिंग। ये सिंपल है, हम आयरन के ऊपर पेंट की एक लेयर लगा देते हैं जो हवा और पानी को आयरन तक पहुंचने से ब्लॉक करती है। लेकिन अगर पेंट कहीं से स्क्रैच हो जाए या निकल जाए तो वहां से रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। दूसरा मेथड है गैल्वेनाइजेशन, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें हम आयरन के ऊपर जिंक मेटल की एक पतली कोटिंग करते हैं। अब जिंक जो है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर ऑक्सीजन और वाटर आते भी हैं तो जिंक आयरन से पहले उनसे रिएक्ट कर लेता है। वो खुद करोड़ होकर नीचे के आयरन को बचा लेता है। इसे हम सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन भी कहते हैं। इसलिए ये मेथड स्क्रैचेस होने पर भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन देता है। और जब बात आती है बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स की, जैसे शिप्स और ब्रिजेस, तो उनके लिए नॉर्मल पेंट काफ़ी नहीं होता। उनके लिए स्पेशल पेंट्स यूज़ किए जाते हैं जिन्हें एंटी करोजन कोटिंग्स कहते हैं। ये पेंट्स स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि वो सालों साल हर मौसम में रस्ट के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन दे सकें। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कंबशन के बारे में। ओके, सो यहाँ देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये है एक मैग्नीशियम रिबन, और जब हम इसे हीट करते हैं तो वाओ,
देखा आपने, एकदम डैज़लिंग वाइट फ्लेम के साथ ये बर्न करता है। इतना ब्राइट होता है ये रिएक्शन। और इस प्रोसेस में आप नोटिस करोगे हीट और लाइट दोनों ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब ये पूरा जल जाता है तो पीछे एक वाइट पाउडर सा बच जाता है, राइट? उस पाउडर को हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। और हाँ, याद रखना, ये एक परमानेंट केमिकल चेंज है, क्योंकि एक बिल्कुल नया सब्सटेंस यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है। तो ये जो अमेजिंग सा केमिकल रिएक्शन हमने अभी अभी देखा, इसी प्रोसेस को इनफैक्ट कंबस्शन कहते हैं। और सुनो, ये डेफिनेशन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट है। इसे नोट डाउन कर लो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड। डेफिनेशन है अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड और लाइट इज कॉल्ड कंबस्शन। देखो, इसमें जो कीवर्ड्स है ना, ऑक्सीजन, हीट और लाइट, इन्हें बिल्कुल मिस मत करना। अगर ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके आंसर में हैं तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, समझ गए? ओके, तो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। सोचो जरा, कंबशन होने के लिए ऐसी कौन सी एक चीज है जो एब्सोल्युटली जरूरी है, मतलब उसके बिना बर्निंग हो ही नहीं सकती? एनी गेसेस? व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग फॉर कंबशन? चलो, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक सिंपल सी एक्टिविटी करते हैं। ये एक्टिविटी आपसे एग्जाम्स में भी पूछी जा सकती है, तो ध्यान से देखना। यहां देखो, एक कैंडल है जो ओपन एयर में आराम से जल रही है, राइट? अब देखो क्या होता है। जैसे ही हम इसे एक इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर से कवर करते हैं, देखा, फ्लेम पहले थोड़ी सी फ्लिकर करती है और फिर पुफ बुझ जाती है। अब सोचो ऐसा क्यों हुआ? सिंपल है, ग्लास के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन अवेलेबल थी वो कैंडल ने बर्निंग के लिए यूज कर ली, और जैसे ही वो लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हुई, कंबशन प्रोसेस भी स्टॉप हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमारा कंक्लूजन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है ना? वो एसेंशियल चीज है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो हमारी हवा में प्रेजेंट है इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर बर्निंग। लेकिन हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना है। ऑक्सीजन खुद नहीं जलती। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन में आग लग जाती है। नो, ऑक्सीजन इनफैक्ट कंबशन का एक सपोर्टर है। ये बर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट करती है। इसके सपोर्ट के बिना कोई भी चीज बर्न नहीं कर सकती। सिंपल इज दैट, राइट? तो इस बेसिस पर अब हम आराम से सब्सटेंसेस को दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहले टाइप के हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ये, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, वो सब्सटेंसेस हैं जो आग पकड़ सकते हैं, जो बर्न कर सकते हैं। जैसे सोचो, आपका वुड, पेपर, कॉटन, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब। और दूसरी तरफ हमारे पास हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ये वो सब्सटेंसेस हैं जो बर्न नहीं करते। आप उन्हें कितना भी हीट करने की कोशिश करो, फॉर एग्जाम्पल पत्थर यानी स्टोन, ग्लास या कोई भी मेटल, इनमें आग नहीं लगती। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, क्या सारे कंबस्टिबल सब्सटेंस आग लगने पे एक जैसी हीट देते हैं? सोचो, क्या लकड़ी जलाने से उतनी ही हीट मिलती है जितनी गैस जलाने से? ऑब्वियसली नॉट, राइट? अलग अलग फ्यूल्स जब बर्न करते हैं तो वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और इसी अमाउंट ऑफ हीट को मेजर करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसे कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। ये डेफिनेशन भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर यू लर्न इट। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड बाय डिफरेंट फ्यूल्स ड्यूरिंग कंबशन इज कॉल्ड द कैलोरीफिक वैल्यू। जनरली जिस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज्यादा होती है ना, उससे उतना ही अच्छा या उतना ही एफिशिएंट फ्यूल माना जाता है। और इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल साइड भी है जो हम रोज देखते हैं। हम फ्यूल्स को सिर्फ उनकी हीट से नहीं बल्कि उनके पोल्यूशन लेवल के बेसिस पर भी क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ फ्यूल्स होते हैं जिन्हें हम क्लीन फ्यूल्स कहते हैं, जैसे कि एलपीजी और सीएनजी। क्लीन क्यों? सिंपल, क्योंकि जब ये बर्न होते हैं तो स्मोक और हार्मफुल पोल्यूशन ना के बराबर होता है। और वहीं दूसरी तरफ दूसरे फ्यूल्स हैं जैसे कोल यानी कोयला और वुड यानी लकड़ी। इनके बर्न होने पर, जैसा कि आपने देखा ही होगा, बहुत ज्यादा स्मोक और हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अगर आप सोचो तो कंबशन हमारी डेली लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट है। हम इसे हर जगह देखते हैं। हमारे घरों में जो कुकिंग के लिए एलपीजी सिलेंडर यूज होता है, वो क्या है? वो एक क्लीन फ्यूल है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू काफी हाई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, गाड़ियों में जो सीएनजी यूज होती है, वो भी एक बेटर ऑप्शन है क्योंकि वो पेट्रोल और डीजल से काफी कम पोल्यूशन करती है। और हाँ, फेस्टिवल्स पर जो ब्यूटीफुल फायरवर्क्स हम एंजॉय करते हैं, वो भी कुछ नहीं, बस अलग अलग केमिकल्स के सुपर फास्ट कंबशन रिएक्शंस ही तो हैं। सो यू सी, कंबशन इज लिटरली ऑल अराउंड अस। चलिए अब डिस्कस करते हैं चैप्टर 5, कंबस्शन एंड फ्लेम। तो सबसे पहले ये कंबस्शन आखिर होता क्या है? देखिए, सिंपल वर्ड्स में ये एक केमिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और इस रिएक्शन का रिजल्ट क्या होता है? ढेर सारी हीट और लाइट। तो बस 3 चीजें हमेशा याद रखनी है। ये एक केमिकल प्रोसेस है, इसके लिए ऑक्सीजन जरूरी है, और इससे हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है।
अच्छा, अब एक रियल लाइफ सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए, भगवान ना करे, अगर किसी के कपड़ों में आग लग जाए, तो ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होती है, जहां पर आपका हर सेकंड इंपॉर्टेंट है और सही एक्शन लेना किसी की जान बचा सकता है। तो ऐसी आग को बुझाएं कैसे? इसका जवाब कंबशन की डेफिनेशन में ही छुपा है। याद है हमने क्या कहा था? कंबशन के लिए ऑक्सीजन कंपलसरी है। तो अगर हम किसी तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई ही काट दें, तो फिर आग अपने आप ही बुझ जाएगी। नो ऑक्सीजन, नो फायर। कितना सिंपल है। और पता है, आग की ऑक्सीजन सप्लाई कट करने के इस मेथड का एक प्रॉपर साइंटिफिक नाम भी है। इसे कहते हैं स्मदरिंग। इसका मतलब है आग का दम घोट देना, उसे ऑक्सीजन मिलने ही नहीं देना। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या है? देखो, स्टेप 1, स्टे काम। बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, भागना नहीं है, क्योंकि अगर आप भागेंगे तो आग को और हवा मिलेगी और वो और भड़केगी। स्टेप 2, उस पर्सन को जल्दी से एक मोटे ब्लैंकेट या फिर किसी दरी से टाइटली रैप कर दो। ऐसा करने से क्या होगा? इससे आएगा स्टेप 3, ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ्टी पॉइंट है, जिसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। आप किस तरह का ब्लैंकेट यूज कर रहे हैं, ये चीज बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। हमेशा याद रखें, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉटन या वूल का ब्लैंकेट ही यूज करना है। ये आपको सेफली बुझा देते हैं और स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन गलती से भी कभी भी कोई सिंथेटिक ब्लैंकेट जैसे कि नायलॉन या पॉलिएस्टर यूज मत करना। ये एक्सट्रीमली डेंजरस हो सकता है। पता है क्यों? क्योंकि हीट से ये पिघलकर स्किन से ही चिपक जाते हैं और इससे आग से भी ज्यादा सिवियर बर्न्स हो सकते हैं। इस पॉइंट को तो आप डेफिनेटली स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम्स में इस पर क्वेश्चन जरूर आता है। ओके, तो अभी तक हमने क्या समझा कि कंबशन से हीट और लाइट दोनों निकलती हैं, पर क्या इसका उल्टा भी पॉसिबल है? मतलब क्या ऐसी कोई लाइट हो सकती है जिसमें हीट बिल्कुल भी ना हो? सोचो जरा। जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। और इस अमेजिंग फिनोमिना को हम कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। ये वो प्रोसेस है जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कोई जीव एक केमिकल रिएक्शन से लाइट प्रोड्यूस करता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें हीट नहीं होती, इसीलिए इसे कोल्ड लाइट भी कहते हैं। इसका सबसे कॉमन और आसान एग्जाम्पल तो हम सबने देखा ही है, फायरफ्लाइज यानी जुगनू। आपको पता है जुगनू कैसे चमकते हैं? उनकी बॉडी में एक स्पेशल केमिकल होता है जिसका नाम है लूसिफेरिन। जब ये केमिकल रिएक्ट करता है तो लाइट बनती है, लेकिन गर्मी बिल्कुल नहीं। ये कोल्ड लाइट का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जो कंबस्टन से बिल्कुल अलग है। चलो, ये तो हो गई पर्सनल सेफ्टी की बात। आप थोड़ा बड़े स्केल पर सोचते हैं कि आग को कैसे बुझाया जाता है। आप सबने स्कूल में, हॉस्पिटल्स में ये रेड कलर के सिलेंडर्स यानी फायर एक्सटिंग्विशर्स तो जरूर देखे होंगे। इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड या फोम जैसी चीजें होती हैं जो बेसिकली आग के ऊपर एक लेयर बनाकर ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देती हैं। फायर फाइटर्स भी जब बड़ी आग बुझाते हैं, चाहे बिल्डिंग्स में हो या जंगलों में, वो इसी कंबशन के साइंस को यूज करते हैं। और हाँ, इसीलिए स्कूल्स और ऑफिसेज में फायर सेफ्टी ड्रिल्स भी कराई जाती हैं, ताकि इमरजेंसी में सबको पता हो कि क्या करना है। तो इसीलिए कंबशन की साइंस को समझना सिर्फ एग्जाम के लिए एक चैप्टर पढ़ना नहीं है। एक्चुअली ये फायर सेफ्टी का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर हम इस साइंस को समझते हैं, तभी हम छोटी बड़ी आग से खुद को बचा सकते हैं और बड़े बड़े डिजास्टर्स को होने से भी रोक सकते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कंबशन एंड फ्लेम और स्पेसिफिकली इग्निशन टेम्परेचर के बारे में। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि ये जो माचिस की तीली है यानी एक मैच स्टिक, ये रूम टेम्परेचर पर रखे रखे अपने आप क्यों नहीं जल जाती? इसे जलाने के लिए हमें कुछ करने पड़ता है, बट वाई? तो देखिए, हम क्या करते हैं, हम इसे मैच बॉक्स की साइड पर रब करते हैं, राइट? ये जो रबिंग का एक्शन है, इसे ही तो हम कहते हैं फ्रिक्शन। और जब भी फ्रिक्शन होता है तो वहाँ हीट जनरेट होती है, और बस यही हीट आग लगने के लिए पहला स्टेप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर सब्सटेंस को जलने के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर तक पहुंचना ही पड़ता है। और साइंस में इस लोएस्ट टेम्परेचर का एक स्पेशल नाम है, इग्निशन टेम्परेचर। ये डेफिनेशन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। इग्निशन टेम्परेचर इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर एंड स्टार्ट्स बर्निंग। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर सेम नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल ले लीजिए, इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, इसीलिए तो एक छोटी सी चिंगारी से भी इतनी जल्दी आग पकड़ लेता है। लेकिन दूसरी तरफ लकड़ी यानी वुड को देखिए, इसका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, इसीलिए उसे जलने में ज़्यादा टाइम
और ऑफ कोर्स ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है। तो अब एक सवाल उठता है, क्या आग को स्टार्ट करने और उसे जलते रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ हीट ही काफी है, या फिर कुछ और भी चाहिए होता है? सोच के देखिए। वेल, आग लगने के लिए यानी कंबशन के लिए 3 चीजें एब्सोल्युटली एसेंशियल हैं। सिर्फ एक नहीं, पूरी 3, और इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं फायर ट्रायंगल। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स हैं, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। चलिए इस ट्रायंगल के पहले कंपोनेंट को समझते हैं, जो है फ्यूल। सिंपल है, फ्यूल वो कंबस्टिबल सब्सटेंस है जो एक्चुअली जलता है, जैसे कि लकड़ी हो गई, कोयला, पेट्रोल, ये हमारे घर की एलपीजी गैस। बेसिकली इनके बिना आग लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आते हैं दूसरे एसेंशियल कंपोनेंट पर, ऑक्सीजन। देखिए, ऑक्सीजन आग लगाता नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आग को जलने में हेल्प करता है। इट इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन। और ये हमें कहां से मिलती है? हमारे आसपास की हवा से। तो बिना ऑक्सीजन के फ्यूल बेचारा अकेला जल ही नहीं सकता। और फायर ट्रायंगल का तीसरा और आखिरी कंपोनेंट है ऑफ कोर्स हीट। ये वही एनर्जी है जिसके बारे में हम शुरू से बात कर रहे हैं। इसका काम है फ्यूल के टेम्परेचर को बढ़ाना। कब तक? जब तक वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक ना पहुंच जाए। जैसे ही वो पहुंचता है, कंबशन शुरू हो जाता है। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये सबसे जरूरी है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है। अगर इन 3 कंपोनेंट्स में से यानी फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट कोई एक भी चीज आपने हटा दी तो आग बुझ जाएगी। द फायर विल बी एक्सटिंग्विश्ड। बस यही सिंपल सा प्रिंसिपल है आग बुझाने का। आइए अब इसका एकदम रियल लाइफ एप्लीकेशन देखते हैं। जो हमारे फायर फाइटर्स होते हैं वो इसी फायर ट्रायंगल के प्रिंसिपल को यूज करके बड़ी से बड़ी आग पर काबू पाते हैं। उनका पूरा फोकस इन्हीं 3 चीजों में से किसी एक को हटाने पर होता है। सबसे कॉमन तरीका जो हम सब जानते हैं, आग पर पानी डालना। पर पानी डालने से होता क्या है? एक्चुअली पानी उस जलने वाले मटेरियल को यानी फ्यूल को ठंडा कर देता है। इतना ठंडा कि उसका टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर से नीचे आ जाता है। ऐसा करके हमने क्या किया? हमने फायर ट्रायंगल से हीट वाले कंपोनेंट को ही रिमूव कर दिया और रिजल्ट, आग बुझ गई। अच्छा, एक और तरीका है, ऑक्सीजन की सप्लाई ही काट दो। आपने फायर एक्सटिंग्विशर्स देखे होंगे, उनसे निकलने वाला फोम या कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग के ऊपर एक ब्लैंकेट जैसा बना लेता है। अब इस ब्लैंकेट की वजह से आग तक हवा से ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाती। यानी इस बार हमने ट्रायंगल से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया और आग फिर से बुझ गई। इसीलिए इग्निशन टेम्परेचर की नॉलेज होना हमारी डेली लाइफ में सेफ्टी के लिए बहुत ही जरूरी है। सोच के देखिए, जिन सब्सटेंसेस का इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, जैसे पेट्रोल, डीजल या घर की एलपीजी गैस, उनमें आग लगने का रिस्क कितना ज्यादा है। इसीलिए इन्हें हमेशा बहुत केयरफुली स्टोर करना चाहिए ताकि कोई भी एक्सीडेंटल फायर ना हो। तो फायर ट्रायंगल का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ एग्जाम्स में मार्क्स लाने के लिए नहीं है। ये हमारी रोज की जिंदगी में फायर प्रिवेंशन और सेफ्टी के लिए एक एसेंशियल टूल है। इससे हमें ये समझ आता है कि आग से बचने के लिए हमें क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। चलिए अब डिस्कस करते हैं एक बर्निंग कैंडल की ड्यूअल केमिस्ट्री के बारे में। कभी सोचा है आपने कि एक सिंपल सी दिखने वाली मोमबत्ती जब जलती है तो उसके पीछे कितनी फैसिनेटिंग साइंस चलती है? देखो, एक जलती हुई मोमबत्ती ना एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही स्पेशल एग्जाम्पल है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस एक ही प्रोसेस में फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। ओके, तो इस कैंडल को ठीक से समझने के लिए पहले हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच का जो फंडामेंटल डिफरेंस है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, फिजिकल चेंज, इसको याद रखो, ये मोस्टली रिवर्सिबल होता है। मतलब इसको आप रिवर्स कर सकते हो। इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता और ये सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे स्टेट यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस या शेप को अफेक्ट करता है। अब आते हैं केमिकल चेंज पर। ये इरिवर्सिबल होता है। इसमें हमेशा नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं और ये सीधा सब्सटेंस की केमिकल कॉम्पोजिशन को ही पूरी तरह बदल देता है। तो चलिए सबसे पहले हम वैक्स की फिजिकल जर्नी को ट्रेस करते हैं। होता क्या है, फ्लेम की हीट से सॉलिड वैक्स पिघलकर लिक्विड वैक्स बन जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन। फिर ये लिक्विड वैक्स बत्ती यानी विक के थ्रू ऊपर की तरफ आता है और आखिर में ये लिक्विड वैक्स और ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करके वैक्स वेपर यानी गैस में कन्वर्ट हो जाता है और इसे हम कहते हैं वेपराइजेशन। तो ये जो अभी हमने देखा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, ये एक फिजिकल चेंज का बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इस पूरी जर्नी में सब्सटेंस तो वैक्स ही रहा ना, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन बिल्कुल नहीं बदला, सिर्फ उसका स्टेट, उसका फॉर्म चेंज हुआ है।
और हाँ, फिजिकल चेंजेस की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वो रिवर्सिबल होते हैं। इसका सबूत हमें कैंडल में ही दिख जाता है। आपने देखा होगा, जब पिघला हुआ वैक्स कैंडल के साइड से नीचे बहता है तो वो ठंडा होकर वापस सॉलिड बन जाता है। ये अच्छे से प्रूव करता है कि ये चेंज रिवर्सिबल है। ओके, तो सॉलिड वैक्स मेल्ट हो गया, लिक्विड वैक्स वेपर बन गया। लेकिन अब सवाल ये है, इस वैक्स वेपर का आखिर होता क्या है? ये जाता कहाँ है? तो यहाँ आता है सबसे क्रूशल पॉइंट। ये वैक्स वेपर कहीं गायब नहीं होता, बल्कि ये एक केमिकल चेन से गुजरता है। ये वैक्स वेपर हवा में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके जलता है, और इस बर्निंग प्रोसेस को हम कहते हैं कंबस्टन। अब देखो, केमिकल चेंज की डेफिनेशन अच्छे से समझ लो। ये वो चेंज है जिसके रिजल्ट में बिल्कुल नई केमिकल सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, और ये प्रोसेस हमेशा इरिवर्सिबल होता है, यानी आप इसे आसानी से पहले जैसा नहीं बना सकते। ये डेफिनेशन एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। चलो, इस टेबल में पूरा केमिकल रिएक्शन देखते हैं। लेफ्ट साइड पर है हमारे रिएक्टेंट्स, वैक्स वेपर और ऑक्सीजन। जब ये बर्न होते हैं तो राइट साइड पर नए प्रोडक्ट्स बनते हैं। वो क्या है? हीट, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सूट, जो कि बेसिकली कार्बन ही है। देखा आपने, रिएक्टेंट्स बिल्कुल अलग थे और प्रोडक्ट्स बिल्कुल नए बन गए हैं। ये पॉइंट बिल्कुल मार्क कर लो एग्जाम के लिए कि ये केमिकल चेंज इरिवर्सिबल है। आप इन प्रोडक्ट्स से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सूट से, वापस ओरिजिनल वैक्स नहीं बना सकते, और यही इसका मेन डिफरेंस है फिजिकल चेंज से। तो देखा आपने, एक इतनी सिंपल सी कैंडल के अंदर इतना कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये टॉपिक इतना ज़्यादा फैसिनेटिंग है कि इस पर हिस्ट्री के सबसे ग्रेट साइंटिस्ट में से एक माइकल फैराडे ने भी बहुत गहरी स्टडी की थी। ये माइकल फैराडे का एक बहुत ही फेमस कोट है उनकी लेक्चर सीरीज द केमिकल हिस्ट्री ऑफ अ कैंडल से। उन्होंने कहा कि एक जलती हुई कैंडल का जो फिनोमेना है वो सारी साइंटिफिक इंक्वायरी यानी साइंटिफिक जांच पड़ताल के लिए एक मॉडल जैसा है। इसका मतलब एक छोटी सी मोमबत्ती में साइंस के बड़े बड़े सीक्रेट्स छिपे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फैराडे ने इसी सिंपल कैंडल का यूज करके ठीक यही प्रोसेसेस समझाए थे जिनके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, मेल्टिंग यानी फ्यूजन, वेपराइजेशन और आखिर में कंबशन। अच्छा, हमने ये तो जान लिया कि केमिकल चेंज से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, लेकिन कभी सोचा है फ्लेम में ये जो रोशनी है, ये जो लाइट है, आखिर आती कहाँ से है? ये बनती कैसे है एग्जैक्टली? तो इसका जवाब है सूट। अमेजिंग है ना? ये जो लाइट है ये ग्लोइंग पार्टिकल्स ऑफ सूट यानी अनबर्न्ड कार्बन से प्रोड्यूस होती है। सूट कंबशन के केमिकल चेंज के दौरान बनने वाले नए सब्सटेंसेस में से एक है। असल में ये सूट पार्टिकल्स इतने ज्यादा गर्म हो जाते हैं कि वो ग्लो करने लगते हैं और इससे हमें फ्लेम की रोशनी दिखती है। अब जरा फ्लेम के अंदर जूम करके देखते हैं। फ्लेम का जो सबसे ब्राइट येलो पार्ट हमें दिखता है ना, वो इन्हीं गर्म ग्लो करते हुए सूट पार्टिकल्स से भरा होता है। ये भी याद रखना जरूरी है कि एक फ्लेम के अलग अलग जोन्स का टेम्परेचर भी अलग अलग होता है। तो चलो इस समरी टेबल से पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर कर लेते हैं। जब वैक्स मेल्ट्स एंड वेपराइजेस, ये एक फिजिकल चेंज है। रीजन क्या है? क्योंकि सिर्फ वैक्स का स्टेट बदल रहा है, वो है अभी भी वैक्स ही। और जब वैक्स वेपर बर्न्स, ये एक केमिकल चेंज है। रीजन? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट जैसे बिल्कुल नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ मैटर। आप अपने आसपास देखो, हर तरफ हर वक्त कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। सोचो, एक पेपर बोर्ड को आप कितनी आसानी से अनफोल्ड करके वापस पेपर बना सकते हो, राइट? लेकिन जरा सोचो, क्या जले हुए टोस्ट को अनबर्न करके वापस वैसी ही ब्रेड बना सकते हैं? प्रोबेबली नॉट। तो यही तो सबसे बड़ा सवाल है, क्या हर चेंज को रिवर्स किया जा सकता है? तो बस इसी सवाल के बेसिस पर हम चेंजेस को दो मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है रिवर्सिबल चेंजेस, जहां सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ सकता है, और दूसरा है इररिवर्सिबल चेंजेस, जहां ओरिजिनल सब्सटेंस को वापस लाना पॉसिबल ही नहीं है। तो सिंपल शब्दों में क्रूशियल पॉइंट ये है कि चेंज एक टू वे प्रोसेस है या एक वन वे स्ट्रीट। ओके, तो चलिए सबसे पहले रिवर्सिबल चेंजेस टू डिटेल में समझते हैं। देखो, ये डेफिनेशन एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल ऐसे ही याद करना है, ठीक है? रिवर्सिबल चेंजेस क्या हैं? ये हैं चेंजेस दैट अलाउ अ सब्सटेंस टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस। Simple, the substance can be brought back to its initial state.
इसका मतलब साफ है, ये एक टू वे प्रोसेस जैसा है जहां आप आगे जाकर वापस भी आ सकते हैं। चलो अब कुछ सिंपल डेली लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला, मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर। सुपर सिंपल, आप पानी को फ्रीज करके वापस आइस बना सकते हो और आइस को मेल्ट करके वापस पानी। इजी। फिर है स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड। सोचो, जैसे ही आप उसे छोड़ते हो वो फट से वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है, राइट? बिल्कुल उसी तरह कपड़े या पेपर को फोल्ड करना या एक बलून में हवा भरना, ये सभी रिवर्सिबल चेंजेस के परफेक्ट एग्जांपल्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इर्रिवर्सिबल चेंजेस की। ये भी बाय द वे एक की डेफिनेशन है और इसे रिवर्सिबल चेंजेस से कंपेयर करके याद रखोगे ना तो आसान होगा। तो इर्रिवर्सिबल चेंजेस हैं, चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड आर कॉल्ड इर्रिवर्सिबल चेंजेस। और आगे, वंस द चेंज हैपन्स यू कैन नॉट गेट द ओरिजिनल सब्सटेंस बैक। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका क्रूशियल पॉइंट ये है कि एक वन वे स्ट्रीट जैसा है जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि कुकिंग फूड। खुद सोचो, क्या आप पकी हुई सब्जी से वापस कच्ची सब्जी बना सकते हैं? नो वे। या फिर ग्राइंडिंग व्हीट इनटू फ्लावर, क्या आटे से वापस गेहूं के दाने बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न सीड्स और बर्निंग ऑफ वुड और पेपर, ये भी इसके परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। देखो, इन सभी केसेस में एक बिल्कुल नया सब्सटेंस बन जाता है जिसे रिवर्स करना पॉसिबल ही नहीं है। तो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो। जनरली ज़्यादातर जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि किसी चीज़ की शेप, साइज या स्टेट का बदलना, फॉर एग्जांपल सॉलिड से लिक्विड बनना, वो अक्सर रिवर्सिबल होते हैं। और इसका रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, बस उसकी फॉर्म बदल रही है, इसलिए उससे वापस उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लाना आसान होता है। और इसके ठीक ऑपोजिट, ज़्यादातर केमिकल चेंजेस इर्रिवर्सिबल होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ एक केमिकल रिएक्शन से एक बिल्कुल नया सब्सटेंस बनता है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसके प्रॉपर्टीज ओरिजिनल सब्सटेंस से कंप्लीटली अलग होते हैं। और जब एक नया प्रोडक्ट बन ही गया है तो ओरिजिनल रिएक्टेंट्स को वापस पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। सिंपल एग्जाम्पल है, लकड़ी के जलने के बाद जो राख बनती है, उस राख से वापस लकड़ी नहीं बनाई जा सकती। और पता है, नेचर में इसका सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल है हमारा वाटर साइकिल। जरा सोचिए इसके बारे में। यहां पानी गर्मी से इवेपोरेशन के थ्रू वेपर बन जाता है, ये एक रिवर्सिबल चेंज है। फिर वही वेपर ऊपर जाकर ठंडा होता है और कॉन्डेंसेशन से वापस वाटर ड्रॉपलेट्स या क्लाउड्स बन जाता है, ये भी एक रिवर्सिबल चेंज। और फिर प्रेसिपिटेशन यानी बारिश के फॉर्म में वही पानी वापस जमीन पर आ जाता है। देखा, ये एक कंटिन्यूअस साइकिल है जो पूरी तरह से रिवर्सिबल चेंजेस पर ही डिपेंड करता है। तो आखिर में सवाल आता है कि ये सब समझने का फायदा क्या है? हमारी डेली लाइफ में इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। जो रिवर्सिबल चेंजेस का कॉन्सेप्ट है, उसे हम रेफ्रिजरेशन और फूड प्रिजर्वेशन में यूज करते हैं, चीज़ों को फ्रीज करके खराब होने से बचाते हैं। और इर्रिवर्सिबल चेंजेस की अंडरस्टैंडिंग से हमें वेस्ट मैनेजमेंट और पोल्यूशन कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है, क्योंकि हमें पता है कि कुछ चीज़ें जैसे प्लास्टिक जब बन जाती हैं तो वो परमानेंटली एनवायरनमेंट को चेंज कर देती हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं द नेचर एंड यूटिलिटी ऑफ चेंज के बारे में। हमारी दुनिया में ना हर चीज कांस्टेंट मोशन में है। हर पल हमारे आसपास कुछ ना कुछ बदल रहा है, जैसे दूध दही बन जाता है या लोहे पर जंग लग जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इनमें से कौन से बदलाव हमारे लिए फायदेमंद है और कौन से नहीं? तो चलिए इसी बेसिस पर इनको अच्छे से क्लासिफाई करते हैं। इस बेसिस पर हम इन सारी चेंजेस को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तरफ है डिजायरेबल चेंजेस। ये वो बदलाव हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, जिनको हम चाहते हैं कि वो हो। और दूसरी तरफ है अनडिजायरेबल चेंजेस। ये वो हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं और जिन्हें हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। ओके, तो पहले डिजायरेबल चेंज की प्रॉपर डेफिनेशन समझ लेते हैं, जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द डेफिनेशन सेज changes that are useful to us are known as desirable changes. We want these changes to take place. अब यहाँ पर दो कीवर्ड्स यूजफुल और want पर जरूर ध्यान देना। अगर आप इन्हें अपने आंसर में लिखते हैं ना, तो फुल मार्क्स मिलने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अब इसका एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल सोचिए, दूध से दही बनना। ये फर्मेंटेशन प्रोसेस से होता है, जिसमें कुछ हेल्पफुल बैक्टीरिया मिल्क को एक नए और यूजफुल फूड आइटम यानी दही में कन्वर्ट कर देते हैं। अब क्योंकि ये हमारे लिए फायदेमंद है, तो ये एक परफेक्ट डिजायरेबल चेंज है, राइट? ऐसा ही एक और डेली लाइफ का एग्जाम्पल है कुकिंग ऑफ फूड। सोचो, जब हम कच्ची सब्जियों को पकाते हैं तो कुकिंग उन्हें सिर्फ टेस्टी ही नहीं बनाती, बल्कि उन्हें डाइजेस्टेबल भी बना देती है, मतलब पचने में आसान। तो ये क्लियरली एक ऐसा बदलाव है जो हम चाहते हैं।
नेचर में भी हमें डिजायरेबल चेंजेस हर जगह दिखते हैं। फॉर इंस्टेंस राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। एक कच्चा आम जब पक जाता है तो वो मीठा और खाने लायक हो जाता है। क्योंकि ये प्रोसेस हमारे लिए यूजफुल है, तो फलों का पकना भी एक डिजायरेबल चेंज ही हुआ। और डिजायरेबल चेंजेस का एक और बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स। सोचो, एक कली का खिलकर एक पूरा फूल बन जाना, ये भी एक डिजायरेबल चेंज है। ये ना सिर्फ देखने में खूबसूरत लगता है, बल्कि प्लांट्स की रिप्रोडक्शन के लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब डिजायरेबल चेंजेस के बिल्कुल ऑपोजिट यानी अनडिजायरेबल चेंजेस की बात करते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसकी डेफिनेशन है चेंजेस दैट आर हार्मफुल टू अस और दैट वी डू नॉट वांट आर नोन एज अनडिजायरेबल चेंजेस। तो यहाँ पर आपको जो कीवर्ड्स याद रखने हैं वो हैं हार्मफुल एंड नॉट वांट। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। आप सबने देखा होगा, ये एक केमिकल चेंज है जो तब होता है जब आयरन, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है। जब लोहे में जंग लग जाता है तो वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और टूटने लगता है। ऑब्वियसली ये एक हार्मफुल प्रोसेस है जिसे हम रोकना चाहते हैं। याद है हमने दूध से दही बनने को डिजायरेबल कहा था? वेल, साउरिंग ऑफ मिल्क यानी दूध का खराब होकर फट जाना एक अनडिजायरेबल चेंज है। इसके बाद वो दूध हमारे किसी काम का नहीं रहता। और बिल्कुल दूध की तरह ही सब्जियों का सड़ना यानी रॉटिंग ऑफ वेजिटेबल्स भी एक अनडिजायरेबल चेंज है। इससे हमारा खाना वेस्ट होता है और तो और ये हमारे हेल्थ के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। तो अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, क्या कोई एक ही चेंज डिजायरेबल और अनडिजायरेबल दोनों हो सकता है? सोचो जरा। इसका जवाब है यस, और ये पूरी तरह से कॉन्टेक्स्ट या सिचुएशन पर डिपेंड करता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डीकम्पोजिशन। देखो, जब किचन वेस्ट डीकम्पोज होकर कंपोस्ट यानी खाद बनता है तो ये प्लांट्स के लिए सुपर यूजफुल है, तो ये एक डिजायरेबल चेंज हुआ। लेकिन जब यही डीकम्पोजिशन प्रोसेस हमारे खाने को खराब कर देता है तब ये एक अनडिजायरेबल चेंज बन जाता है। तो देखा आपने, प्रोसेस एक ही है डीकम्पोजिशन, लेकिन कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है। अब कई बार अनडिजायरेबल केमिकल चेंजेस हम इंसानों की वजह से भी होते हैं, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, जिनका हमारे एनवायरनमेंट पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। जब हम गाड़ियों में फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं या जब घरों में लगे पेन सूखते हैं तो इन दोनों ही चीज़ों से एनवायरनमेंट में हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, और ये एक बहुत ही सीरियस अनडिजायरेबल चेंज है। लेकिन इसकी एक पॉजिटिव साइड भी है। जब साइंटिस्ट इन अनडिजायरेबल चेंजेस को स्टडी करते हैं तो वो इनको कंट्रोल करने या इनकी स्पीड को स्लो डाउन करने के नए नए तरीके डेवलप कर पाते हैं। जैसे फूड स्पॉइलर जैसे अनडिजायरेबल चेंज को स्लो डाउन करने के लिए हम रेफ्रिजरेशन का इस्तेमाल करते हैं। हम सबके घरों में फ्रिज है, राइट? फ्रिज का जो लो टेम्परेचर होता है वो खाना सड़ने के प्रोसेस को धीमा कर देता है। ऐसा ही एक और मेथड है ड्राइंग, जिसमें फूड से पानी को निकालकर उसे खराब होने से बचाया जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि इन चेंजेस की साइंटिफिक नॉलेज कितनी पावरफुल चीज है। एक तरफ हम इससे फूड स्पॉइलेज जैसे अनडिजायरेबल चेंजेस को कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरी तरफ हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से कंपोस्ट फॉर्मेशन जैसे डिजायरेबल चेंजेस को प्रमोट भी कर सकते हैं। बेसिकली यही साइंटिफिक नॉलेज हमें इन सभी चेंजेस को मैनेज करने में हेल्प करती है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट वेदरिंग। पता है, ये एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जो हमारे प्लैनेट के सरफेस को लगातार शेप करता रहता है। तो चलिए आज इसे ही डिटेल में समझते हैं। सोच के देखिए, हम सब रोज मिट्टी देखते हैं, राइट? उस पर चलते हैं, उसमें पौधे उगाते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये सॉइल, ये मिट्टी आखिर आती कहाँ से है? कहाँ से बनती है ये? वेल, इस सवाल का जवाब है वेदरिंग। बेसिकली वेदरिंग एक बहुत ही रियली स्लो नेचुरल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े मैसिव रॉक्स हजारों सालों में टूट टूटकर छोटे छोटे पीसेस में बदल जाते हैं, जैसे कि ग्रेवल, सैंड और क्ले। और गेस व्हाट? इसी से बनती है सॉइल। ये प्रोसेस इतना धीरे होता है ना कि हम इसे नोटिस तक नहीं कर पाते। तो सवाल यह है कि आखिर ये प्रोसेस होता कैसे है? देखिए, वेदरिंग रॉक्स को तोड़ने के लिए दो मेन तरीके इस्तेमाल करता है। पहला है फिजिकल फोर्स और दूसरा केमिकल रिएक्शंस। आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि ये नेचर के दो अलग अलग टूल किट्स हैं। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं पहले मेथड की, जिसका नाम है फिजिकल वेदरिंग। जैसा नाम से ही क्लियर है, इसमें नेचर अपनी फिजिकल ताकत यानी कि सीधा सीधा फोर्स का इस्तेमाल करती है रॉक्स को तोड़ने के लिए। फिजिकल वेदरिंग में ना
टेम्परेचर एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। सोच के देखो, दिन में जब टेम्परेचर हाई होता है तो रॉक्स गर्मी से एक्सपैंड करते हैं, आसान भाषा में फैलते हैं। फिर रात में जब टेम्परेचर लो हो जाता है तो वही रॉक्स ठंड से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी सिकुड़ जाते हैं। अब ये जो लगातार एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होने का साइकिल चलता रहता है, इससे रॉक के ऊपर एक कंटिन्यूअस स्ट्रेस पड़ता है और इस स्ट्रेस की वजह से धीरे धीरे उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इन्हीं क्रैक्स में जब पानी चला जाता है तब एक और कमाल की चीज़ होती है। इसे कहते हैं फ्रॉस्ट वेजिंग। होता क्या है कि जब टेम्परेचर एकदम से गिरता है तो क्रैक के अंदर का पानी फ्रीज होकर आइस बन जाता है। और साइंस का सिंपल रूल है, आइस पानी से ज़्यादा जगह लेती है, राइट? तो वो एक्सपैंड करती है। आइस का ये एक्सपेंशन फोर्स उस क्रैक को और भी ज़्यादा चौड़ा कर देता है। अब सोचो, ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है और फाइनली नेचर की इसी ज़बरदस्त ताकत से वो रॉक टूट ही जाता है। ओके, तो फिजिकल फोर्स तो ठीक है, बट इसके अलावा रॉक टूटने का एक और काफ़ी शांत यानी साइलेंट तरीका भी है। इसको हम कहते हैं केमिकल वेदरिंग। यहाँ पर सारा काम केमिकल रिएक्शंस करते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए जब बारिश का पानी हवा के साथ मिलकर कुछ खास रॉक्स पर गिरता है, जैसे कि बसाल्ट रॉक जिसमें आयरन होता है, तो एक केमिकल रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन से बनता है आयरन ऑक्साइड। अब ये आयरन ऑक्साइड क्या है? ये असल में जंग है, बिल्कुल वही रस्टिंग। आपने कई बार रॉक्स पर एक रेडिश कलर देखा होगा ना, वो बेसिकली उस रॉक की रस्टिंग ही हो रही होती है। और सिर्फ पानी ही नहीं, छोटे छोटे प्लांट्स भी इस प्रोसेस में पूरा हिस्सा लेते हैं। जरा इस डायग्राम को देखिए। जब एक प्लांट की रूट्स रॉक के क्रैक्स के अंदर ग्रो करती हैं तो वो अपने अंदर से कुछ एसिड्स सिक्रीट करती हैं। ये एसिड्स रॉक के मिनरल्स को केमिकली डिसॉल्व कर देते हैं, मतलब उन्हें घुला देते हैं। इससे क्या होता है? रॉक कमजोर हो जाता है और आखिर में टूटने लगता है। ऑलराइट, तो अब तक हमने फिजिकल और केमिकल वेदरिंग को समझ लिया, लेकिन अब आते हैं मेन पॉइंट पर। अब देखते हैं कि इस अनसीन स्कल्प्टर, इस वेदरिंग का हमारी दुनिया पर आखिर क्या लास्टिंग इंपैक्ट पड़ता है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट क्रिएशन है फर्टाइल सॉइल। सोचो, यही वो मिट्टी है जो एग्रीकल्चर के लिए जरूरी है, जिससे हम सबको खाना मिलता है। इट्स दैट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा लाखों सालों के टाइम में यही वेदरिंग बड़े बड़े शार्प माउंटेन्स को धीरे धीरे स्मूथ और छोटा कर देती है। हम जो लैंडस्केप्स देखते हैं ना, जहां ग्रेवल, सैंड और क्ले बिखरा होता है, वो सब कुछ वेदरिंग की ही देन है। और पता है, ये प्रोसेस सिर्फ नेचुरल चीज़ों तक ही लिमिटेड नहीं है, ये मैन मेड स्ट्रक्चर्स पर भी उतना ही असर डालता है। हमारा अपना फेमस ताजमहल, वो भी सैकड़ों सालों से वेदरिंग और पोल्यूशन का सामना कर रहा है, जिससे ऑफ कोर्स उसके ब्यूटीफुल मार्बल पर असर पड़ता है। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि नेचर की इस स्लो और स्टेडी फोर्स से लिटरली कुछ भी नहीं बच सकता। एक बहुत ही खूबसूरत कोट है जो इस पूरे साइकिल को परफेक्टली समराइज करता है। द माउंटेन्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग टॉर्न डाउन एंड द प्लेन्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग बिल्ट अप। मतलब एक तरफ पहाड़ लगातार टूटते रहते हैं और दूसरी तरफ उनसे बनने वाली मिट्टी से नए मैदान बनते रहते हैं। इट्स अ कंटिन्यूअस साइकिल। तो एंड में इस पूरी कहानी को देखिए। एक तरफ एक विशाल सॉलिड रॉक का पहाड़ और दूसरी तरफ लाइफ गिविंग फर्टाइल सॉइल। इन दोनों के बीच में क्या है? लाखों सालों का एक लंबा सफर, जिसे हम कहते हैं वेदरिंग। ये वही मैजिकल प्रोसेस है जो बेजान रॉक से जमीन बनाकर हमारे प्लैनेट पर लाइफ को पॉसिबल बनाता है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इरोजन के बारे में। सोचो, ये एक तरह की कहानी है, एक ट्रैवल स्टोरी कि कैसे अर्थ का सरफेस यानी उसकी मिट्टी और पत्थर एक जगह से दूसरी जगह का सफर तय करते हैं। ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली इज इरोजन? देखो, बहुत लोग सोचते हैं कि इसका मतलब सिर्फ टूटना है, बट दैट्स नॉट द होल स्टोरी। इसका असली मतलब है टूटे हुए सॉइल, रॉक्स और सेडिमेंट्स का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। और ये जो मूवमेंट है ना, इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ट्रांसपोर्ट। तो हमेशा याद रखिए, इरोजन के प्रोसेस में मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होना एब्सोल्युटली एसेंशियल है। अब इस पॉइंट पर जरा ध्यान देना, बिकॉज दिस इज अ सुपर इंपॉर्टेंट डिफरेंस स्पेशली फॉर योर एग्जाम्स। वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग का सीधा सा मतलब है कि रॉक अपनी ही जगह पर विदाउट मूविंग ब्रेक डाउन हो जाता है, लेकिन इरोजन उस टूटे हुए मटेरियल को अपने साथ बहाकर या उड़ाकर ले जाता है। तो इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका वेदरिंग ब्रेकिंग का प्रोसेस है और इरोजन टेकिंग का प्रोसेस है। सिंपल, राइट? ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये प्रोसेस आखिर होता कैसे है। लेट्स फॉलो द जर्नी ऑफ अ सिंगल रॉक।
सोचो, एक टूटा हुआ शार्प पत्थर है। उसकी जर्नी तब शुरू होती है जब एक नेचुरल एजेंट जैसे कि एक रिवर उसे अपने साथ लेकर एक लंबे सफर पर निकल पड़ती है। नाउ इस सफर में वो रॉक अकेले नहीं है, राइट? वो दूसरे रॉक्स और पार्टिकल्स से लगातार टकराता रहता है, घिसता रहता है। बिल्कुल ऐसे इमेजिन करो जैसे एक बैग में बहुत सारे मार्बल्स आपस में टकरा रहे हों। ये जो कंटिन्यूअस फ्रिक्शन और टम्बलिंग का प्रोसेस है, इसका एक स्पेशल साइंटिफिक नाम है एंड वी कॉल इट अब्रेजन। सो इससे हमें एक और चीज पता चलती है। अब्रेजन एक फिजिकल चेंज है। इसका मतलब है कि रॉक की केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती, वो अंदर से वैसा ही रहता है, सिर्फ उसका शेप बदलता है। जो पत्थर पहले शार्प और पॉइंटी था, वो घिस घिस कर स्मूथ और राउंड हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें नदियों में गोल-मोल स्मूथ पत्थर मिलते हैं। दैट्स अब्रेजन एट वर्क। ओके, सो ये सफर हमेशा तो नहीं चल सकता, राइट? एट द एंड ऑफ द जर्नी जब रिवर की स्पीड कम हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल जब वो किसी लेक या ओशन से मिलती है, तो वो इन सारे सेडिमेंट्स को और कैरी नहीं कर पाती। इट जस्ट डजंट हैव द एनर्जी। तो वो इन्हें वही ड्रॉप कर देती है जहां ये नीचे सेटल हो जाते हैं। और इस सेटलिंग डाउन के प्रोसेस को कहते हैं डेपोजिशन। और यहां आता है सबसे अमेजिंग पार्ट, एक छोटे से पार्टिकल की जर्नी का लॉन्ग टर्म रिजल्ट। सोचो कितना बड़ा होता है। जब यही डेपोजिशन मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलता है तो लेयर्स के ऊपर लेयर्स जमकर बन जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। रिवर के कांस्टेंट कार्विंग एक्शन से बनती हैं बड़ी बड़ी वैलीज, और नदी के माउथ पर जो सेडिमेंट डिपॉजिट होता है उससे बनते हैं फर्टाइल डेल्टास जहां फार्मिंग बहुत अच्छी होती है। और हाँ, समंदर की वेव्स सैंड डिपॉजिट करके बनाती हैं खूबसूरत बीचेस एंड कोस्टलाइंस। इट्स जस्ट इनक्रेडिबल, इजंट इट? सो इरोशन एक नेचुरल प्रोसेस है जो अर्थ को शेप करता है, लेकिन कभी-कभी हम इंसानों की एक्टिविटीज इस नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब कर देती हैं। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है डिफॉरेस्टेशन। जब हम जरूरत से ज्यादा पेड़ काट देते हैं तो मिट्टी को पकड़कर रखने वाली रूट्स ही नहीं बचती। फिर क्या होता है? जो सबसे ऊपर की फर्टाइल टॉपसॉइल है वो पानी या हवा के साथ आसानी से बह जाती है, और इससे पूरे के पूरे इकोसिस्टम्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। बट द गुड न्यूज़ इज हम इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए कुछ बहुत स्मार्ट फार्मिंग टेक्निक्स यूज होती हैं। एक सोल्यूशन है एफॉरेस्टेशन, यानी डिफॉरेस्टेशन का उल्टा, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। पेड़ों की रूट्स सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड कर लेती हैं। एक और ब्रिलियंट सोल्यूशन है टेरेस फार्मिंग, खासकर पहाड़ी इलाकों में। इसमें स्लोप्स पर स्टेप लाइक टेरेसेस बनाए जाते हैं। ये स्टेप्स पानी के फ्लो को स्लो डाउन कर देते हैं। इससे मिट्टी को पानी सोक करने का टाइम मिल जाता है और वो बहने से बच जाती है, और इस तरह वी कैन प्रोटेक्ट आवर वैल्यूएबल सॉइल।